नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026, जो कि इसका एग्जाम अगस्त में 3 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक चलेगा। तो साथियों, इससे रिलेटेड आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम में सीधा ही पूछ सके। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न कहता है साथियों कि सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या कहता है कि सोनार है जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सोनार है जो कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगर इसके बारे में बात करें, सोनार के बारे में बात करें, तो सोनार है जो कि पानी में क्या सोनार है जो कि पानी में अल्ट्रासोनिक तरंग भेजता है। क्या करता है? अल्ट्रा सोनिक तरंगों को भेजता है, जो क्या करता है कि वस्तु से टकराकर लौटने वाली तरंगों के समय से दूरी और स्थिति को ज्ञात करता है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो कि ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग ऊर्ध्वपातन के बारे में बात करें तो ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं जब किसी वस्तु जब किसी वस्तु ठोस से बिना द्रव में बिना द्रव अवस्था बनाए सीधा कहाँ पहुंच जाए? तो गैस अवस्था में। कहाँ पहुंच जाए? गैस अवस्था में। तो यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा वस्तु है दोस्तों जो कि बिना द्रव अवस्था बनाए सीधा गैस अवस्था में बदल जाए? तो उसे ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहेंगे और उसे कहेंगे कि वह ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है। तो वह दोस्तों कि इनमें से आयोडीन है जो कि ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है। अगर इसमें तापमान दिया जाए तो वह ठोस से सीधा ही गैस में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। तो कहता है कि मानव शरीर में कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। क्या कहता है कि मानव शरीर में कुप्फर कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए साथियों कि मानव शरीर में कुप्फर कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो बात करें कुप्फर कोशिका के बारे में, तो कुप्फर कोशिका मानव शरीर में यकृत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है। और कुप्फर कोशिकाएं यकृत में पाई जाने वाली विशेष मैक्रोफेज होती है। क्या होती है? विशेष मैक्रोफेज होती है, जो जो क्या करता है? जो रक्त से जीवाणु और मृत कोशिकाएं हटाती है। क्या करती है? रक्त से क्या करता है? जीवाणु और मृत कोशिका को हटाता है। क्या करता है? जीवाणु और मृत कोशिका को हटाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यकृत को कुप्फर कोशिका कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। कहता है कि यदि किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। क्या कि अगर किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा। तो दोस्तों, लेंस की क्षमता के बारे में बात करें तो लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं और पी बराबर होता है 1 फोकस दूरी होता है, जो कि मीटर में होता है। कोची में होता है? मीटर में होता है। जो कि हमारा आंसर दिया हुआ है सभी सेंटीमीटर में। कोची में दिया हुआ है? सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो पी बराबर दिया हुआ है दोस्तों 5 डायोप्टर और 1/f। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 1/5, जो कि एक को हम लोग बदल लेंगे सेंटीमीटर में, तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर उसे 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं और लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी, यानी कि 1/f। तो हम लोग इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपचायक के रूप में कार्य करता है। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपचायक के रूप में
कार्य करता है। तो अपचायक के रूप में अगर बात करें दोस्तों, तो अपचायक है जो कि हाइड्रोजन है, होता है जो कि अपचायक के रूप में कार्य करता है। अगर इसके बारे में बात करें तो हाइड्रोजन कई धातु, क्या कि हाइड्रोजन कई धातु ऑक्साइड, क्या कई धातु ऑक्साइड, कई धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाकर, क्या ऑक्सीजन को हटाकर उन्हें धातु में बदल देता है। क्या कि धातु ऑक्साइड से धातु ऑक्सीजन को हटाकर उसे धातु में बदल देती है, इसीलिए इसे अपचायक कहा जाता है। क्या इसीलिए इसे अपचायक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि मानव शरीर में सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है, कि मानव शरीर में सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और यह जान लीजिए कि मानव शरीर में सेरिबेलम कहाँ पाया जाता है, तो वह माइंड में पाया जाता है। कहाँ, माइंड में, यानी कि दिमाग में पाया जाता है। तो सेरिबेलम का कार्य करता है दोस्तों, तो सेरिबेलम का कार्य है शरीर का संतुलन एवं मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रण करना। क्या, इस शरीर को संतुलन बनाता है और मांसपेशियों के बीच समन्वय को नियंत्रित करता है, यही सेरिबेलम का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यह प्रश्न को हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली है जो कि किस शासक के समय लागू किया गया था। तो वे थे दोस्तों इल्तुतमिश। कौन थे, इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि भारत में शीतकाल के दौरान होने वाली वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है। क्या कि भारत में शीतकाल के समय होने वाला वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है। तो जान लीजिए दोस्तों कि शीतकाल में वर्षा होता है जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर, क्या भूमध्य सागर से आने वाली प्रणालियां है जो कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा कराती है। क्या कि उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा कराती है। कौन, तो भूमध्य सागर क्षेत्र से आने वाली प्रणालियां जो कि कहाँ है, पश्चिमी विक्षोभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी का पद वर्णित है। क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान न्यायवादी के पद वर्णित है, यानी कि उसमें लिखा है। तो है दोस्तों, बात करें अगर अनुच्छेद 76 में, तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद वर्णित है, जो कि हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 78 के, तो अनुच्छेद 78 में नियुक्त कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्यों से संबंधित है। और अगर बात करें अनुच्छेद 80 के बारे में, तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा के संरचना से, क्या राज्यसभा के संरचना से है। और अगर अनुच्छेद 48 के बारे में बात करें तो यह है जो कि CAG, क्या CAG से संबंधित है। अगर CAG के बारे में बात करें तो CAG कहने का मतलब है कि यह नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 76 में है जो कि भारत के महान न्यायवादी का पद वर्णित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि रेपो रेट में वृद्धि होने पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है। क्या दोस्तों, कि रेपो रेट में जब वृद्धि होता है तो सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक होता है जो कि अपना ऋण यानी कि लोन देना महंगा कर देता है, लोन परसेंट महंगा कर देता है। अगर रेपो रेट कम हो जाए तो बैंक है जो कि लोन परसेंट कम कर देता है। तो बैंकों के लिए RBI से ऋण लेना महंगा हो जाता है। रेपो रेट अगर बढ़ जाता है तो RBI से ऋण लेना बैंकों के लिए महंगा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि किसी वस्तु का संवेग शून्य होगा यदि, क्या कि यदि किसी वस्तु का संवेग होगा तो कब होगा। तो इसका उत्तर आप लोग
कमेंट करके जरूर बताइए कि किसी वस्तु का संवेग शून्य होगा तो इनमें से कब होगा, कौन ऑप्शन को फॉलो करेगा तो वस्तु का संवेग शून्य हो जाएगा। तो है दोस्तों कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो गया और वेग शून्य हो गया तो उसका संवेग भी शून्य हो जाएगा। क्या कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो या वेग हो, दोनों में से अगर कोई भी द्रव्यमान यानी कि मास जो अगर जीरो हो जाए तो वस्तु का संवेग जीरो हो जाएगा, अगर वेग जीरो हो जाए तो वस्तु का संवेग जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। क्या कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई पदार्थ या कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है उसे ही ऑक्सीकारक कहते हैं। तो बात करें हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में कणु आपको ऑक्सीजन नहीं दिख रहा होगा, जो कि यह बिल्कुल ही गलत है। और अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो अगर बात करें ऑक्साइड के बारे में तो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि ऑक्सीकारक पदार्थ है। अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन ही है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर ले है तो इसे ऑक्सीकारक नहीं करेंगे। अगर किसी के साथ अभिक्रिया कर ले रहता तो उसे ऑक्सीकारक कह देते हैं। अमोनिया है जो कि इसमें ऑक्सीजन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो यह भी बिल्कुल रॉन्ग होगा दोस्तों। तो हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीकारक पदार्थ इनमें से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि मानव शरीर में नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है। क्या कि मानव शरीर में नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका कार्य होता है रक्त का निस्यंदन कर मूत्र बनाना। क्या होता है इसका कार्य कि रक्त का फिल्ट्रेशन करके मूत्र का निर्माण करना। और बात करें इसके बारे में तो नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई होता है। क्या होता है कि नेफ्रॉन है जो कि वृक्क कहने का मतलब है किडनी का क्रियात्मक इकाई है। क्या है, क्रियात्मक इकाई। और मूत्र की बात करें तो मूत्र होता है जो कि वृक्क में ही बनता है दोस्तों। क्या कि मूत्र है जो कि वृक्क में ही बनता है और वृक्क के क्रियात्मक इकाई को ही नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है साथियों कि दीन ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी। क्या कि दीन ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने किए थे। तो इसके बारे में बात करें तो दीन ए इलाही है जो कि 1582 कब 1582 ईस्वी में अकबर अकबर ने विभिन्न धर्मों को विचारों को मिलाकर दीन ए इलाही की शुरुआत किए थे। तो कौन किए थे, तो अकबर ने किए थे। और कब किए थे, तो 1582 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बात करें निम्नलिखित में से दर्रों को, तो नथुला दर्रा है जो कि कहाँ में है, सिक्किम में। क्या सिक्किम में। और यह क्या करता है, तो इंडिया और चीन के सीमा पर स्थित है। इंडिया और चीन के सीमा पर स्थित है। कौन स्थित है, तो नाथुला दर्रा। और बात करें जोजिला दर्रा के बारे में, तो जोजिला दर्रा है जो कि श्रीनगर में। कहाँ, श्रीनगर को कारगिल से लद्दाख जोड़ता है। क्या कि श्रीनगर में स्थित है और कारगिल को लद्दाख से जोड़ता है। किसको, कारगिल को लद्दाख से जोड़ता है। यानी कि जोजिला दर्रा हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो हमको प्रश्न संख्या राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर बात करें पालघाट के बारे में, तो पालघाट है जो कि केरल में है। कहाँ, केरल में। और केरल तमिलनाडु के बीच स्थित है। कहाँ, केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। और भोर घाट के बारे में बात करें तो भोर घाट महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ, महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोजिला दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 16 कहता है साथियों कि किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है जो कि पास्कल है। क्या कि पास्कल किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक होता है। तो बात करें हम लोग निम्नलिखित में से निम्नलिखित राशि को बारे में बात करें तो कार्य है जो कि इसका एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है
कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो कि जूल ही होता है। अगर बात करें शक्ति के बारे में, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और शक्ति के बारे में बात करें तो इसका एसआई मात्रक वाट होता है। तो बच गया दोस्तों दाब। दाब होता है यानी कि प्रेशर, प्रेशर का एसआई मात्रक होता है जो कि पास्कल होता है। क्या कि दाब का एसआई मात्रक होता है जो कि पास्कल होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यह प्रश्न को हम लोग 2 बार 3 बार देख चुके हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा धातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में उपस्थित होता है। तो बात करें तो यह है पारा। क्या कि पारा है जो कि सामान्य तापमान पर यानी कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर इसके बारे में बात करें तो इसका उपयोग थर्मामीटर, क्या थर्मामीटर में और बैरोमीटर में किया जाता है। थर्मामीटर है जो कि बुखार को मापता है, बैरोमीटर है जो कि हवा को मापता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पारा है जो कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है। क्या कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट में लिखेगा जय हिंद। क्या लिखिएगा? जय हिंद। तो बात करें मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है, तो वो होता है अग्न्याशय के, क्या अग्न्याशय के बीटा कोशिका द्वारा। क्या बीटा कोशिका द्वारा होता है दोस्तों, बीटा सेल। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ स्रावित होता है तो अग्न्याशय में, और किसके द्वारा तो बीटा कोशिका के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिकाएं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 19 कहता है साथियों कि अलबरूनी भारत के किस शासक के शासनकाल में आया था। क्या कि भारत के किस शासक के शासनकाल में अलबरूनी भारत आए थे। तो वह दोस्तों अलबरूनी है जो कि 1017 ईस्वी में भारत आए थे। उस समय भारत के शासक महमूद गजनबी थे। कौन थे? महमूद गजनबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर बात करें अलबरूनी के तो इन्होंने तहकीक, क्या तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। क्या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना किए थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो है दोस्तों कि नर्मदा नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है दोस्तों। और यह भ्रंश घाटी के पश्चिम की ओर बहती है। क्या भ्रंश घाटी के पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 8 kg है। क्या यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 8 kg है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्या कि उसका गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा को के से सूचित किया जाता है और के बराबर होता है 1/2 mv²। अगर इस फॉर्मूला को फॉलो करिएगा तो गतिज ऊर्जा आपको कहीं पर भी निकल जाएगा दोस्तों। तो क्या कि 1/2 गुना एम कितना दिया हुआ है तो 8 दिया हुआ है, भी कितना दिया है तो 5, यानी कि बी² बराबर कितना हो जाएगा 25। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो 4, और अगर इसको मल्टीपल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 100 जूल हो जाएगा कि इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 जूल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नीला थोथा कहलाता है। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो कि नीला थोथा कहलाता है। तो बात करें हम निम्नलिखित यौगिक के बारे में तो FeSO4 × 7H2 है जो कि इसे कहा जाता है ग्रीन विट्रियोल। क्या ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। बात करें CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट × 5H2O के तो इसे कहा जाता है ब्लू विट्रियोल। क्या कहा जाता है? ब्लू विट्रियोल। क्या कहा जाता है? ब्लू विट्रियोल। अगर बात करें ब्लू विट्रियोल कहने का मतलब है हरा थोथा और ब्लू विट्रियोल कहने का मतलब है ग्रीन थोथा। और बात करें जिंक SO4, क्या जिंक SO4 तो इसे
व्हाइट विट्रियोल, क्या व्हाइट विट्रियोल यानी कि उजला थोथा कहा जाता है। अगर बात करें मैग्नीज SO4 के बारे में, मैग्नीज सल्फेट के बारे में, तो इसे कहा जाता है इस्फॉर्म साल्ट। क्या कहा जाता है? इस्फॉर्म साल्ट। क्या कहा जाता है? इप्सॉम साल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O को नीला थोथा कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 23 कहता है साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्या कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और वह कहाँ पाई जाती है, यह भी हम लोग जान लेंगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को अस्टेपिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टेपिस कहते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह कान में पाया जाता है। और अगर कुछ हड्डियों के बारे में और जानकारी लें तो सबसे बड़ी हड्डी को किसे क्या कहते हैं? फीमर। क्या कहते हैं? मनुष्य शरीर के सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो वह जांग में पाया जाता है। और अगर मनुष्य शरीर के मजबूत हड्डी, क्या मजबूत हड्डी के बारे में बात करें तो वो होता है जबड़े की हड्डी। कौन होता है? जबड़े की हड्डी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि स्टेपिस है जो कि कान की हड्डी है और मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी को कहते हैं। और मनुष्य सबसे बड़ी हड्डी को कहते हैं फीमर, जो कि जांग में पाया जाता है। और मनुष्य के सबसे मजबूत हड्डी को कहते हैं जबड़े की हड्डी। क्या कहते हैं? जबड़े की हड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है अष्टप्रधान परिषद का गठन किस शासक ने किया था? क्या अष्टप्रधान का परिषद का गठन किस शासक ने किया था? तो यह प्रश्न को हम लोग पहले देख चुके हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा कि अष्टप्रधान परिषद है जो कि इसका गठन किस शासक ने किया था। तो वो किए थे दोस्तों शिवाजी महाराज ने। कौन किए थे? शिवाजी महाराज ने, जो कि शिवाजी ने प्रशासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों की अष्टप्रधान परिषद बनाई थी। क्या कि अष्टप्रधान में 8 मंत्री हुए थे। क्या 8 मंत्री हुए थे जो कि प्रशासन चलाने के लिए बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि भारत का कौन सा राज्य नीति निर्देशों यानी तो प्रश्न संख्या 25 कहता है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं के निकट होने के कारण सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्या कि भारत का कौन सा राज्य 3 देशों जो कि नेपाल, भूटान और चीन से सटा है? क्या सीमा से सटा है? तो वह है दोस्तों कौन सा राज्य? सिक्किम। कौची? सिक्किम है, जो कि कहाँ कहाँ से? नेपाल, चीन और भूटान से सटा भारत के राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत के क्या कहता है? भारत के संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या कि भारत के संविधान में जो संशोधन किया जाता है, तो संशोधन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। और यह संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह दोस्तों अनुच्छेद 368 में। क्या अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संविधान संशोधन आप लोग कर सकते हैं। क्या कि PM है जो कि संविधान संशोधन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर सामान्यतः सबसे पहले किस वस्तु का क्रय शक्ति कम हो जाती है? क्या कि मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो सबसे पहले किस वस्तु का क्रय शक्ति घट जाता है? तो है मुद्रा का। क्या कि मुद्रा का क्रय शक्ति घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है यदि किसी चालक का प्रतिरोध 24 ओम है, उसमें 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो विभवांतर कितनी होगी? तो दोस्तों यह है जो कि ओम के नियम से संबंधित है दोस्तों। तो ओम के नियम कहता है कि V बराबर आई आर। क्या कहता है? V बराबर आई आर। अगर वोल्ट निकालना हो आपको तो धारा और प्रतिरोध को मल्टीपल कर दीजिए और इसी नियम को फॉलो करके ओम के नियम से संबंधित आपको धारा भी निकल जाएगा, प्रतिरोध निकल जाएगा और विभवांतर भी ज्ञात हो जाएगा। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 24। क्या हो जाएगा? 3 गुना 24। 3 है जो कि धारा दिया है, 24 है जो कि हमको प्रतिरोध दिया है। तो 24 क्या हो जाएगी? 72 वोल्ट विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 वोल्ट विभवांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों अगर आज का क्लास
आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर बात करें कि इस क्लास को आप सभी को पीडीएफ की ज़रूरत है तो मेरा 9546110514 नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके लिख दीजिएगा कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम आप लोग को पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। क्या कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ में है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ में है? उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ है? तो वह उत्तराखंड में। पहले इसका नाम था क्या? हैली नेशनल। क्या? हैली नेशनल पार्क नाम था। क्या? हैली नेशनल पार्क नाम था दोस्तों। और अब क्या हो गया? तो अब हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। तो दोस्तों आज का यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर मुख्यतः किससे संबंधित है। क्या कि ऑपरेशन सिंदूर है जो कि किससे संबंधित है दोस्तों? कि ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा, क्या भारत में ऑपरेशन सिंदूर 2025 में आतंकवादी ठिकानों के विरुद्ध चलाया गया क्या था? सैन्य अभियान था। क्या था? 2025 में भारत में ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी के विरुद्ध चलाया गया सैन्य अभ्यास था। कैसा था? सैन्य अभ्यास। और कब चलाया गया था? सैन्य अभ्यास कब चलाया गया था? तो यह 2025 में चलाया गया था, जब पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला कर दिया गया था। तब हमारे पीएम के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कि भारत द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान था। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है साथियों। तो थैंक यू, धन्यवाद।